आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एमआरएनए का फॉर्मेशन डीएनए से हो, उसे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। ये जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये नीट परीक्षा के लिए है और एमएससी वाले भी इसका लाभ ले सकते हैं। ग्रेजुएशन में जो हैं वो भी इसे पढ़ सकते हैं और जो नीट वाले हैं, ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इसकी तैयारी कर सकते हैं, इन वीडियो से लाभ ले सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन का डेफिनेशन क्या है, जो कि मैंने बताया। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। इसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप्स को इनिशिएशन, दूसरे को इलोंगेशन और तीसरे को टर्मिनेशन कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे इनिशिएशन कैसे होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में सबसे पहले हमें एक डीएनए टेम्पलेट की आवश्यकता होती है और डीएनए टेम्पलेट में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जाकर बाइंड करता है। तो डीएनए में आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पर बाइंड करेगा, यह सवाल उठता है। तो आरएनए पॉलीमरेज विल बाइंड टू दी प्रमोटर, यानी कि डीएनए में एक ऐसा साइट मौजूद है जिसे हम लोग प्रमोटर कहते हैं, उसी जगह पर जाकर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा। इट विल फॉर्म क्लोज्ड प्रमोटर कॉम्प्लेक्स। जब ये बाइंड करेगा डीएनए के साथ तो ये क्लोज प्रमोटर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, सीपीसी बनाएगा। और जहाँ पर ये बाइंड करेगा आरएनए पॉलीमरेज, वो 60 बेस पेयर लेंथ वाली जगह होगी और जो -10 से -35 बॉक्स को कवर करेगी। द डबल हेलिक्स पार्शियली डिसोसिएट एट -10 बॉक्स। तो जो डबल हेलिक्स होता है, यानी डीएनए की बात हो रही है, ये पार्शियली डिसोसिएट होगा -10 बॉक्स पे, जो कि रिच होता है 80 बॉन्ड से, यानी उसमें 80 ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, 80 बॉन्ड पाए जाते हैं। और जैसे ये डिसोसिएट होगा, ये बनाएगा ओपन प्रमोटर कॉम्प्लेक्स, ओपीसी। और जैसे ही ये ओपन प्रमोटर कॉम्प्लेक्स बनेगा, वैसे ही सिग्मा यूनिट आरएनए पॉलीमरेज से हट जाएगा, अलग हो जाएगा। अब इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, ये एक डीएनए का डायग्राम है जिसमें सबसे पहले +1 साइट, -10 साइट और -35 साइट होती है। ये जो साइट्स हैं, ये इनिशिएशन वाली साइट्स हैं। -35 से लेकर -10 साइट पे आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड करता है। जब ये आता है बाइंड करने, तो इसके साथ सिग्मा सब यूनिट भी साथ में आते हैं। तो जैसे ये बाइंड करेगा, ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिसको हम लोग कहेंगे क्लोज प्रमोटर कॉम्प्लेक्स। उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज एंड दूसरे एंजाइम्स की एक्टिविटीज़ के कारण हम लोग देखेंगे कि ये जो डबल हेलिक्स है, ये डिसोसिएट होता है और यहाँ पर एक ट्रांसक्रिप्शन बबल का फॉर्मेशन होता है। तो -10 साइड जो था वो पूरी तरह से डिसोसिएट हो चुका है। इसी को हम लोग कहते हैं ओपन प्रमोटर कॉम्प्लेक्स। अब ये इनिशिएशन के ये जो स्टेप्स हैं, ओपन प्रमोटर कॉम्प्लेक्स बनने के बाद यहाँ पर सिग्मा फैक्टर इस पूरे स्ट्रक्चर से अलग हो जाता है। सो सिग्मा सब यूनिट डिसोसिएट, यानी सिग्मा फैक्टर का काम है इनिशिएशन में भाग लेना। अब हम लोग देखेंगे कि अगला जो स्टेप है हमारा इलोंगेशन, वो किस तरह से प्रोकैरियोट्स में होता है। सो इट इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ एक्टिवेटेड राइबोन्यूक्लियोटाइड्स ट्राइफॉस्फेट, जैसे कि एटीपी, यूटीपी, जीटीपी, सीटीपी। ये सब राइबो न्यूक्लियोटाइड्स ट्राइफॉस्फेट्स होते हैं जो कि सेल में मौजूद होते हैं और इनको डीएनए के 1 स्ट्रैंड में लाकर जोड़ा जाता है। मतलब पहले सीक्वेंस में लगाया जाता है। सीक्वेंस में जब ये खड़े हो जाते हैं, सीक्वेंस में जब ये आ जाते हैं, तो इनके बीच की जो बॉन्डिंग है उसको बना दी जाती है। उस बॉन्डिंग को हम लोग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। और इस प्रोसेस के दौरान हमें देखने को मिलता है कि जो न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहे हैं, उसमें ये जो पायरोफॉस्फेट होता है, ये हाइड्रोलाइज होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, जिससे एनर्जी रिलीज होती है। यानी जब जब एक न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेंगे, 2 एनर्जी रिच फॉस्फेट जो होगा वो खर्च होंगे, ठीक है, आर एक्सपेंडेड, यानी 2 एनर्जी रिच फॉस्फेट जो होते हैं वो यूज़ होते हैं इस प्रोसेस में।
The 3' OH of one nucleotide reacts with 5' phosphate to form phosphodiester bond. यानी ये दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की बात हो रही है। जब वो लोग जुड़ेंगे तो एक का 3' OH और दूसरे का 5' फॉस्फेट आपस में जुड़कर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएंगे, जैसा कि मैंने पहले ही कहा। आरएनए चेन ग्रोज इन, ये जो चेन होगा आरएनए का, ये 5' टू 3' डायरेक्शन में ग्रो होगा। ट्राइफॉस्फेट ग्रुप इज अटैच्ड टू द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड। ये जो ट्राइफॉस्फेट ग्रुप होते हैं ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड्स में आकर जुड़ेंगे एट 5' एंड, एंड OH जो ग्रुप होता है वो 3' एंड में आकर जुड़ेंगे। अब इसको हम लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं दूसरे तरीके से, एक रिएक्शन के माध्यम से कि ये हो क्या रहा है। डीएनए टेम्पलेट यहाँ पर होता है, एक्टिवेटेड राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आते हैं, आरएनए पॉलीमरेज इन एक्टिवेटेड राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के एंड को जोड़ता है, यानी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है, जिससे आरएनए पॉलीमर बनता चला जाता है और डीएनए टेम्पलेट जैसा है वैसा ही रहता है। इसको हम लोग डायग्राम से देख लेते हैं। यहाँ पे डीएनए बना हुआ था, पिछले इनिशिएशन स्टेप्स में हुआ क्या था पता ही होगा। यहाँ पे ओपन प्रमोटर कॉम्प्लेक्स बन गया था और यहाँ पर एंजाइम जो है वो इस तरह से था, सिग्मा फैक्टर निकल गया था। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, यहाँ पर जो भी सीक्वेंस थे, यानी ये है हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड 3' टू 5' वाला, इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। इसको एंटीसेंस स्ट्रैंड या माइनस स्ट्रैंड भी कहा जाता है और ऊपर वाले को सेंस स्ट्रैंड या कोडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। तो हमें मतलब है इस नीचे वाले से, क्योंकि इसी को टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाता है। तो इसको रीड कर, यहाँ पे जो भी नाइट्रोजन बेसिस होते हैं इसको रीड किया जाता है और उसके अल्टरनेट जो कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेसिस हैं उसके न्यूक्लियोटाइड्स को लाए जाते हैं। आरएनए पॉलीमरेज का काम है उसको जोड़ना और आरएनए बनाना। तो यहाँ पे हमें एक आरएनए जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो कि बनता हमें दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो इलोंगेशन का प्रोसेस है, आगे बढ़ता है और आरएनए बनता चला जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि टर्मिनेशन कैसे होता है। तो टर्मिनेशन दो तरह से हो सकता है, एक को बोलते हैं रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन और एक को कहते हैं रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। ये रो क्या है? ये एक प्रकार का फैक्टर है जो कि टर्मिनेशन प्रोसेस में भाग लेता है, और अगर नहीं लेता है तो ये रो इंडिपेंडेंट हो गया, और अगर लेता है तो रो डिपेंडेंट हो गया। तो पहले हम लोग रो इंडिपेंडेंट यानी जिसमें रो फैक्टर की कोई ज़रूरत नहीं होती उसके बारे में बात करेंगे। इस टर्मिनेशन प्रोसेस में एक सीक्वेंस का नाम आता है जिसे हम लोग पैलिंड्रोम सीक्वेंस या एक तरह का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बोलते हैं, जो कि आरएनए के एंड में इस जगह पे होता है जहाँ पे ये आरएनए खत्म हो रहा है, यानी 3' एंड के पास। तो 3' एंड में जो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस हैं वो आपस में पेयर कर जाते हैं, जिससे एक स्टेम लूप स्ट्रक्चर बनता है। अब हम लोग देखते हैं कि स्टेम लूप स्ट्रक्चर कैसे बनता है। द स्टेम लूप स्ट्रक्चर इज फॉलोड बाय 5 to 10 AU बेस पेयर सीक्वेंस, यानी स्टेम लूप बनने के बाद भी 5 to 10 AU बेस पेयर सीक्वेंस रहते हैं। आरएनए पॉलीमरेज पॉज, यानी जब एक आरएनए का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है तो आरएनए पॉलीमरेज रुक जाता है, और जैसे ही वो रुकता है स्टेम लूप फॉर्मेशन के बाद, उसके बाद ये जो AU पेयर्स होते हैं ये वीक हो जाते हैं, जिससे कि जो ट्रांसक्रिप्ट यानी नया आरएनए है वो डिटैच होकर अलग हो जाता है। इसको हम लोग डायग्राम से समझेंगे। ये है डायग्राम, ये है आरएनए जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और इसके एंड वाला पोर्शन को यहाँ पे बनाया गया है। इसके एंड में ये दो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस हैं, ये आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद एक स्टेम लूप स्ट्रक्चर बनाएंगे। और ये जो स्टेम लूप स्ट्रक्चर है, ये इसके बाद जो सीक्वेंस है, जैसे कि हमने बोला AU जो सीक्वेंस है ये वीक हो जाते हैं, जिस वजह से ये स्टेम लूप बनने के बाद ये जो आरएनए है इसके सामने पूरा लंबा जो सीक्वेंस है आरएनए का, ये पूरा अलग हो जाता है डीएनए से, और हमारा नया जो ट्रांसक्रिप्ट है वो हमें मिल जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन कैसे होता है। तो देखो ये स्टेम लूप तो बन चुका है, लेकिन स्टेम लूप बनने के बाद मैंने यहाँ पे बताया कि ये जो सीक्वेंस है ये प्रेजेंट रहता है और ये वीक होता है, जिसकी वजह से आरएनए अलग होता है। लेकिन कभी कभी ये सीक्वेंस मान लो एब्सेंट है, तो इन दैट केस आरएनए प्रोटीन, ये जो रो प्रोटीन है जो कि आरएनए के ऊपर आकर बाइंड करेगा, और आरएनए जो कि डीएनए से जुड़ा हुआ है उस बॉन्डिंग को वीक करेगा। ठीक है, वीक करने की वजह से
स्टेम लूप बन चुका है और ये आकर बाइंड कर चुका है स्टेम लूप जहाँ पर बना है ठीक उसके पास। तो हीरो प्रोटीन डीएनए आरएनए के बॉन्डिंग को वीक करता है और इसके लिए वो एटीपी की मदद लेता है, जिससे क्या होता है जो हमारा ट्रांसक्रिप्ट है वो अलग हो जाता है।